हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का जो पहला चैप्टर है भारतीय संविधान। इसके क्वेश्चन आंसर को हम समझेंगे यहाँ पे। तो यह जो है सिविक्स है, ठीक है, जिसका कि नाम है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी एक सूची तैयार कीजिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान का यह पहला चैप्टर, मतलब नाम है इसका भारतीय संविधान। तो इसके तहत हम किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसे देखते हैं। तो आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी सूची तैयार कीजिए। तो यहाँ पे जो है, हम निर्धारित समय पे स्कूल आना होता है। ठीक है, हर एक बच्चे को निर्धारित समय पे स्कूल आना होता है। कक्षा में अध्यापन कार्य के समय बिना शिक्षक की इजाज़त के लिए बोलना मना होता है। बच्चे जो है हर एक स्कूल में जो है निर्धारित समय पे ही जाना होता है और बिना शिक्षक की इजाज़त के बोलना मना होता है। इलाकों को हमें गंदा नहीं करना होता है। डस्टबिन रखे होते हैं, कोई भी पेपर कुछ भी जो है डस्टबिन में डालना होता है। अध्यापक से सम्मानजनक व्यवहार करना होता है। अध्यापक से आप ऐसा नहीं कि कुछ भी बातें कर सकते हैं, डांट भी सकते हैं या कुछ भी निराश होके या दुखी होके या फिर डांट के इस तरह से बात नहीं कर सकते। अध्यापक जो होता है, टीचर, उसे सम्मानजनक व्यवहार करना होता है। पंक्ति बनाकर विद्यालय में प्रवेश करते हैं, पंक्ति बनाकर ही बाहर जाते हैं। तो ये जो कुछ नियम हैं, ठीक है, जिसे हर एक स्कूल में हर एक बच्चे के द्वारा फॉलो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगसोन के बताए कि आपके विद्यालय के प्रधान अध्यापक को विद्यालय चलाने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रधान अध्यापक होता है वो जो विद्यालय चलाता है, तो विद्यालय को चलाने के लिए उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो विद्यालय में अनुशासन कायम रखना होता है। ठीक है, अध्यापन कार्य अच्छा हो रहा है कि नहीं इस पर नज़र रखना होता है। अध्यापकों की नियुक्ति, नियमित हाजिरी व उपस्थिति चाहिए। विद्यालय को चलाने के लिए आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रखना व इस संबंध में नई योजनाएं बनाना। विद्यालय की प्रतिष्ठा बनाए रखना व बढ़ाना। विद्यालय का समाज में सही रूप से प्रचार होता रहे, इसकी व्यवस्था करना। तो विद्यालय चलाने के लिए जो प्रधान अध्यापक है, ठीक है, प्रधान अध्यापक को विद्यालय चलाने के लिए जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसके बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं कि विद्यालय में अनुशासन का बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अध्यापन कार्य अच्छा हो रहा है कि नहीं इस पर नज़र रखना चाहिए। अध्यापकों की नियमित हाजिरी होनी चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए। जो अध्यापक हैं रोज़ आ रहे हैं कि नहीं। विद्यालय को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, धन चाहिए, उस पर भी नज़र रखना होता है और इसके लिए नई योजनाएं बनानी होती है। विद्यालय में कोई इस तरह के कार्य ना हो जिससे विद्यालय की प्रतिष्ठा पे आ जाए। विद्यालय का समाज में सही रूप से प्रचार होता रहे, इसकी व्यवस्था करनी होती है। तो विद्यालय का समाज में सही रूप से मतलब कि अगर विद्यालय अच्छे से कार्य करेगा तो उसका समाज में प्रचार होता रहेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था, पर अपने वर्ग में अलग अलग समूहों में समूह चर्चा कीजिए और उसकी मुख्य बातों को चार्ट पेपर बना के लिखना है। इसके लिए पहले आपको कई स्रोत जैसे अखबार, इंटरनेट व अपने शिक्षकों से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो जब भी हम किसी चीज़ पे अपनी जानकारी, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं तो वो कई जगह से करते हैं और उसको एक जगह लिखते हैं। तो हमें अभी जो है बताना है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, एक बुनियादी कानून है जिसके आधार पर विद्यालय के बारे में कई नियम बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे 6 से 14 वर्ष के लड़के लड़कियों
को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जा सकता है। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है। साथ ही इस अधिनियम के अनुसार तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ठीक है, यह जो है बेसिक अधिकार है, बुनियादी कानून है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है यह एक बुनियादी कानून है और इसके आधार पर विद्यालयों के कई नियम बनाए गए हैं। तो इसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, इनको स्कूल में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8वीं तक पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल होना आवश्यक है। तो सरकारी स्कूल जो है हर एक 3 किलोमीटर के दायरे में होता है। इस अधिनियम के अनुसार और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। दिए गए उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप नहरवाल इलाके के कौन से कानून बनाएंगे? नहरवाल इलाके के लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहें, इसके लिए कुछ बुनियादी नियम बनाए जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से रहने के लिए क्या नियम बनाए गए हैं। ये नियम वही होंगे जो कि एक सभ्य समाज का होता है, यानी सभी लोग अपने इलाके की साफ़ सफाई का रखेंगे ख्याल। जैसे कि साफ़ सफाई का हर एक इलाके में ध्यान रखना होता है और रखा जाना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अनावश्यक देर रात तक सड़कों पर जमावड़ा नहीं लगाना चाहिए। स्त्रियों की इज्जत होनी चाहिए समाज में। नहर वाले इलाके की एक पंचायत होगी। आपसी मतभेद होने पर लोग अपने फैसले खुद न लेकर फैसले का काम पंचायत पर छोड़ देंगे। पंचायत उनकी बातें सुनकर निष्पक्ष न्याय करेगा। यह तो हो गई कानून बनाने की बात। अब यह तय कैसे करेंगे कि इन कानूनों को कैसे लागू किया जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कानून को लागू करने का काम विधायिका का है, ठीक है। नहरवाल इलाके में कानूनों को लागू करने का काम इलाके के लोगों द्वारा गठित पंचायत नगर समिति को करना होगा। इनके निर्वाचित सदस्यों पर कानून लागू कसने की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो जो विधायिका होती है हर एक इलाके की, वही जो है कानून को उस इलाके में लागू करती है, ठीक है। इलाके के लोगों द्वारा गठित पंचायत और नगर समिति जो है इसको लागू करती है। तो विधायिका कानून को लागू करने का काम विधायिका का होता है, ठीक है। तो कानून बनाने की बात यह तो हो गई कानून बनाने की बात। अब यह तय करेंगे कि इन कानूनों को लागू किया जाए, को कैसे लागू किया जाए। तो कानूनों को किसी भी इलाके में कौन लागू करता है? विधायिका लागू करती है, ठीक है। और यह इलाके के लोगों द्वारा गठित पंचायत या नगर समिति को करना होगा। यही विधायिका को निर्वाचित करते हैं, ठीक है। हर एक इलाके से जो नगर समिति के एक अध्यक्ष चुने जाते हैं, उसी पर इन कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी होती है। सरला बहन ने मुन्नी को काम पर क्यों नहीं भेज जाने दिया? तो सरला बहन ने मुन्नी को काम पर क्यों नहीं जाने देती थी? इसलिए कि मुन्नी बच्ची है और बच्चों में मजदूरी कराना फिर पढ़ना बच्चों का मूलभूत अधिकार है जो उसे संविधान द्वारा प्रदत्त है। इसलिए सरला बहन ने मुन्नी को काम पर नहीं जाने दिया। मतलब मुन्नी जो सरला बहन थी वो बच्ची थी, एक मुन्नी नाम की, जिसको मजदूरी जुर्म होता है, ठीक है। मजदूरी कराना क्या होता है? जुर्म होता है। इसलिए छोटे बच्चों से कार्य कराना क्या होता है? जुर्म होता है। इसलिए सरला बहन ने यहाँ पे जुर्म होता है। इसलिए सरला बहन ने इसलिए और पढ़ना जो है क्या है? बच्चों का मूलभूत अधिकार है। इसलिए सरला बहन ने उसको मुन्नी को काम पे नहीं जाने दिया। पढ़ना बच्चों का जो उसे संविधान द्वारा प्रदत्त है, ठीक है। तो संविधान जो बना है हमारा, ठीक है, भारतीय संविधान, उसके अनुसार हर एक बच्चे को जाना चाहिए कहाँ? पढ़ाई करने जाना चाहिए, काम पे नहीं जाना चाहिए। काम करवाना छोटे बच्चों से क्या है? एक जुर्म है। छोटे बच्चों से काम करवाना क्या है? एक जुर्म है।
आपके विचार में छोटी उम्र में बच्चों को काम पर क्यों नहीं लगाना चाहिए? तो बच्चों को काम पर इसलिए नहीं लगाना चाहिए, बच्चों का मूलभूत अधिकार है। पढ़ना छोटे बच्चों का मूलभूत अधिकार है। छोटी उम्र के बच्चों से काम करवाने से उनके मन में हीन भावना घर कर सकती है और इससे उनके व्यक्तित्व का विकास बाधक होगा। इसलिए छोटी उम्र में बच्चों को काम नहीं कर पर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको काम पर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, नीचे दी गई घटनाओं को ध्यान से पढ़िए। शिक्षक की मदद से यह पता लगाएं कि घटनाओं के शिकार लोगों को भारतीय संविधान कैसे मदद करती है। जैसे हमारे समाज में क्या होता है कि दहेज के लिए विवाहिता को जला दिया जाता है। ठीक है, तो इससे आगे दहेज हत्या करने व दहेज के लिए बहु पर अत्याचार करने वाले लड़के वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान है, जिसमें कठोर कारावास व जुर्माना शामिल है। ठीक है, दहेज के लिए जब लोगों की जो है दहेज के लिए हत्या करने व दहेज के लिए बहू पर अत्याचार करने वाले जो लोग दहेज के लिए बहू पे अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ जो है सख्त सजा का प्रावधान है, सख्त सजा का प्रावधान है और उनसे उनको जेल हो जाती है या फिर उनको बहुत ही ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है 10 वर्ष के बच्चे को चाय की दुकान में काम कराना। जो 10 वर्ष का बच्चा है, अगर उसको हम चाय की दुकान में मालिक को इसे एवज में क्या करना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, साथ ही कुछ समय कारावास भी हो सकती है। अगर कोई बच्चा चाय की दुकान पे कार्य कर रहा है तो जो चाय का दुकान का मालिक है उसको जो है सज़ा हो सकती है। बिना कोई कारण बताए 24 घंटे से अधिक किसी नागरिक को पुलिस चौकी में बंद रखना। अगर किसी नागरिक को हम 24 घंटे से अधिक किसी नागरिक को पुलिस चौकी में बंद रखते हैं बिना कोई कारण बताए तो ऐसा क्या होगा, तो क्या होगा फिर, ऐसे पुलिस कर्मचारी के खिलाफ भारतीय संविधान में कड़ी सज़ा का प्रावधान है। तो जो लोग ऐसा करेंगे उनको बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए जाति, लिंग या धर्म के नाम पर रोकना। अगर कोई सार्वजनिक स्थान पे कोई व्यक्ति जाता है तो उसे आप रोक नहीं सकते जाति या लिंग या धर्म विशेष के नाम पर। ठीक है, ठीक है। भारतीय संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। जो भी व्यक्ति या संस्था उसकी समानता के अधिकार से खिलवाड़ करती है तो संविधान में कड़ी सजा का प्रावधान है, तो उसके खिलाफ संविधान में कड़ी सजा का प्रावधान है। सरकार द्वारा किसानों को जमीन को उचित मुआवजा दिए जब्त कर लेना। जो सरकार जो है किसानों को ज़मीन के लिए मुआवजा जो उचित मुआवजा दिए बिना जब्त कर लेना। उचित मुआवजा दिए, जैसे अगर सरकार जो है किसानों की ज़मीन को उचित मुआवजा दिए बिना जब्त कर लेती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। ऐसी दशा में पीड़िता को अदालत में जाकर सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ने का अधिकार भारतीय संविधान हर नागरिक को देता है। उचित मामला होने पर अदालत सरकार को जुर्माना भरने, जब्त जमीन को किसानों को वापस करने का आदेश देती है। संविधान किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है हमारा, संविधान किसे कहते हैं? किसी देश को चलाने के लिए जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों की ज़रूरत होती है उसे ही हम संविधान कहते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए जिन मूलभूत नियमों की आवश्यकता होती है उसे ही हम संविधान कहते हैं, उसे ही हम संविधान कहते हैं। बुनियादी नियम क्या होते हैं? बुनियादी नियम के बारे में देखेंगे। शिक्षा का अधिकार, नागरिकों के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और कर्तव्य से जुड़े नियमों को बुनियादी नियम कहते हैं। तो शिक्षा का अधिकार, नागरिकों के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और कर्तव्य से जुड़े नियमों को बुनियादी नियम कहते हैं, को बुनियादी नियम कहते हैं। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से पता लगाइए कि सरकार द्वारा लोगों को कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं। सरकार द्वारा लोगों को कौन कौन सी बुनियादी, सरकार स्वास्थ्य केंद्र लोगों को चिकित्सा या परामर्श व जांच, टीकाकरण, दवा वितरण आदि बुनियादी सुविधाएं देता है। स्वास्थ्य केंद्र जो है लोगों को चिकित्सीय परामर्श, जांच, टीका, दवा की सुविधाएं देता है।
किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से पला गया सरकार द्वारा कौन सी, तो ये तो हो गया हमारा, 2 बार हो गया। अपने विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं की एक सूची बनाइए। तो यहाँ पे यह जो क्वेश्चन है, मुफ्त पुस्तक वितरण, मुफ्त ड्रेस वितरण, दोपहर में मुफ्त भोजन प्रदान करना, छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो स्कूल में यह जो है मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं, मुफ्त में पुस्तक, मुफ्त दोपहर में मुफ्त भोजन, छात्रवृत्ति, ये सारी सुविधाएं जो है दी जाती हैं। ऊपर दिए गए चित्र को देखकर आपकी अंग्रेजी शासन पद्धति के बारे में क्या सोच बनती है। तो इसमें जो है अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान पर बर्बरतापूर्ण कब्जा जमाए हुए थी। उनका शासन भारत को लूटने और दबाकर अपने रखने के इरादों से भरा हुआ था। तो जो चित्र है, चित्र मान लीजिए यहाँ पे नहीं भी है, तो जो अंग्रेज जो सरकार थी ना, हिंदुस्तान पे बर्बरतापूर्वक कब्जा जमाए हुए थी, उनका शासन भारत सरकार को लूटने दबाकर रखने के इरादों से भरा हुआ था। ठीक है, उनका जो शासन था वो भारत के लोगों से बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। अगला है, क्या आपको लगता है अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों के अधिकारों का हनन किया है, और किया है तो कैसे? तो अधिकारों का हनन कैसे किया? जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, लोग अपने विचार शांतिपूर्ण ढंग से रख रहे थे। जनता को सरकार के खिलाफ अपने विचार व्यक्त करने का मौलिक अधिकार होता है, पर अंग्रेज सरकार ने हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर नृशंस हत्या कर दी। उन्होंने हम भारतीयों के अधिकारों का हनन किया, फिर कई प्रकार से करते रहे। अपने स्वार्थ के लिए भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराते रहे, जो भारतीय किसानों के लिए नुकसानदायक, अंग्रेजी सरकार के लिए फायदेमंद था। अंग्रेज सरकार अपने फायदे के लिए हम भारतीयों के अधिकारों का लगातार हनन कर रहे थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस चीज़ की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा है? बिहार के पश्चिम चंपारण में अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। तो बिहार के पश्चिम चंपारण में अंग्रेज जो थे भारतीय किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करते थे, नील की खेती कराते थे। अगर हमारा देश आज़ाद रहता तो क्या इस तरह के लोगों को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध मजबूर किया जाता? अगर हमारा देश आज़ाद रहता तो यदि हमारा देश है तो हम भारतीयों को हमारी इच्छा के विरुद्ध किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। यदि हमारा देश आज़ाद होता तो हम किसी भी मतलब हम किसी के दबाव में नहीं आते। यदि उस समय भारत आज़ाद होता और अपना संविधान होता तो क्या इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था? तो यहाँ पे आंसर होगा बिल्कुल रोका जा सकता था, बिल्कुल रोका जा सकता था। यदि उस समय भारत आज़ाद होता और अपना होता तो लोग अदालत की शरण में जाकर अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा कर लेते और ऐसी घटनाएं नहीं होती। भारत के संविधान को बनाने के लिए अंग्रेजों ने सबसे स्पष्ट मांग कब पेश की? 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपने संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग रखी थी। अंग्रेज सरकार जो है भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को क्यों नहीं मानना चाहती थी? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को मानने पर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता, क्योंकि विदेशी लोगों द्वारा अपने देश पर शासन कई देशवासी स्वीकार नहीं करते। इसलिए अंग्रेजों सरकार ने यह मांग ठुकरा दी। जो भारत के लोग थे, स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को मानने पर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता, क्योंकि जो अंग्रेज थे भारत पे शासन कर रहे थे और कमा रहे थे, तो उन्हें भारत छोड़ना पड़ता, क्योंकि विदेशी लोगों द्वारा अपने देश पर शासन कई देशवासी स्वीकार नहीं करता। ठीक है, कोई भी देशवासी विदेशी आकर अगर उस पर शासन करे तो स्वीकार नहीं होगा। अंग्रेज शासन ने यह मांग इसलिए अंग्रेजी शासन ने यह मांग ठुकरा दी। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यह जो है भारतीय संविधान के क्वेश्चंस हैं और समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लगता है।